नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की खबर के साथ मैं हूं प्रीति सिंह। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर, राज्यों की सुर्खियां और खेल के मैदान से भी होगा अपडेट। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश को 80,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात। इन्वेस्टर समिट के तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में प्रधानमंत्री का संबोधन। कहा, दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में भारत। केंद्रीय गृह मंत्री ने की जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा इंतजामों का भी लिया जायजा। एनएसए अजीत डोभाल, सेना प्रमुख और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। 15 राज्यों की राज्यसभा की 57 सीटों के लिए नाम वापसी का काम पूरा। 12 राज्यों की 45 सीटों पर उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन। 3 राज्यों की 12 सीटों पर 10 जून को होगा मतदान। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की मुलाकात। राजनीतिक, आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। कहा, भारत ने अब तक 23 देशों को किया गेहूं का निर्यात। और कुश्ती के अलमाटी कप में भारत को दोहरा गोल्ड। रेसलर मानसी और साक्षी मलिक को स्वर्ण पदक। आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल मुकाबले में अंजुम मुदगिल और पुरुषों की टीम ने दिलाया रजत। हेडलाइंस के बाद वो खबरें जो दिन भर सुर्खियों पर रही। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड से जुड़े धन शोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए उसके समक्ष 13 जून को पेश होने के लिए नए समन जारी किए हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी ने 8 जून को तलब किया है। दिल्ली की एक अदालत ने चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने से जुड़े कथित घोटाले के सिलसिले में दर्ज प्रवर्तन निदेशालय के एक मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि उनकी याचिका स्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। 2014 खगरागढ़ विस्फोट मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने मसीहुद्दीन उर्फ मूसा को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। उसे 2017 में गिरफ्तार किया गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत उपचुनाव में रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी को 55,000 से अधिक मतों से पराजित किया। वहीं केरल में सत्तारूढ़ एलडीएफ को बड़ा झटका देते हुए विपक्षी कांग्रेस यूडीएफ ने थिक्काकारा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की है। भारत के सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में सुधार जारी है और इस साल मई में इसमें पिछले 11 वर्षों की सबसे तेज वृद्धि हुई है। मौसमी रूप से समायोजित एसएनपी ग्लोबल का भारत सेवा पीएमआई व्यवसाय गतिविधि सूचकांक मई में बढ़कर 58.9% हो गया, जो अप्रैल में 57.9 पर था। अच्छी मांग और नए व्यवसाय में वृद्धि के चलते यह बढ़त हुई है। सरकार की संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ जोड़ दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने कहा है कि इससे ई संजीवनी के मौजूदा उपयोगकर्ता आसानी से अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बना सकते हैं और स्वास्थ्य संबंधी अपने मौजूदा रिकॉर्ड से उसे जोड़ सकते हैं। देश में 84 दिन के बाद एक दिन में कोविड के 4,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 21,177 पर पहुंच गई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.74% है। अमेरिका में 5 साल तक की उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन 21 जून से शुरू हो सकता है। व्हाइट हाउस के कोविड-19 कोऑर्डिनेटर आशीष झा ने कहा कि खाद्य और औषधि प्रशासन के सलाहकारों का पैनल 14 और 15 जून को छोटे बच्चों के लिए फाइजर और मॉडर्ना की डोज को मंजूरी देने के मुद्दे पर बैठक करेगा। मंजूरी मिलने के बाद वैक्सीन की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। ब्रिटेन की राजगद्दी पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के 70 साल पूरे होने के अवसर पर उनके सम्मान में लंदन के सेंट पॉल्स कैथेड्रल में प्लैटिनम जुबली समारोह मनाया जा रहा है। हालांकि 4 दिवसीय कार्यक्रम में उम्र संबंधी मुश्किलों की वजह से 96 वर्षीय महारानी खुद हिस्सा नहीं ले रही हैं। ब्रिटेन के शाही परिवार के सदस्य इसमें शामिल हुए। विश्वनाथन आनंद ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के क्लासिकल वर्ग में अपनी शानदार फॉर्म बरकरार रखी है। भारतीय धुरंधर ने तीसरे दौर में चीन के वांग हाओ को हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। अब उनके 7.5 अंक हो गए हैं। अमेरिका के वेस्ले सो 6 अंक लेकर दूसरे और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन 5.5 अंक लेकर तीसरे स्थान पर है। और खबरों पर विस्तार से नजर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट के तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 1,406 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। शुभारंभ की गई परियोजनाओं में कृषि और संबद्ध क्षेत्र, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएसएमई, विनिर्माण, अक्षय ऊर्जा, फार्मा, पर्यटन, रक्षा और एरोस्पेस, हथकरघा और कपड़ा जैसे विविध क्षेत्र शामिल हैं। रिकॉर्ड निवेश से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे राज्य के युवाओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा। तीसरे उत्तर प्रदेश निवेशक सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया आज जिस भरोसेमंद साथी को तलाश रही है, उस पर खरा उतरने का सामर्थ्य सिर्फ लोकतांत्रिक भारत के पास है। साथ ही उन्होंने कहा कि समारोह में रिकॉर्ड निवेश से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे राज्य के युवाओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति में वो सामर्थ्य है जिससे आपके सपनों और संकल्पों को नई उड़ान, नई ऊंचाई मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति में वो सामर्थ्य है कि आपके सपनों और संकल्पों को नई उड़ान, नई ऊंचाई देने का सामर्थ्य उत्तर प्रदेश के नौजवानों में है। और आप जिस संकल्प को लेकर के आए हैं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का परिश्रम, उनका पुरुषार्थ, उनका सामर्थ्य, उनकी समझ, उनका समर्पण आपके सभी सपने, संकल्पों को सिद्ध करके रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर देहात के परौंख गांव में एक सार्वजनिक समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैतृक गांव परौंख आंगन पर स्वागत किया। इसे मैं पूरे देश का सौभाग्य मानता हूं कि प्रत्येक नागरिक के जीवन को सरल व सुखमय बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी सतत प्रयत्नशील रहते हैं। उन्होंने भारत माता की सेवा करने के अर्थ को नए आयाम दिए हैं। उन्होंने राष्ट्र सेवा और जन कल्याण की अवधारणा को नई सार्थकता प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनके पैतृक गांव परौंख की सराहना करते हुए कहा कि परौंख की मिट्टी से राष्ट्रपति को जो संस्कार मिले हैं, उसकी साक्षी दुनिया बन रही है। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ है आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भर युवा। हमारे गांव गति पकड़ेंगे तो देश गति पकड़ेगा। हमारे गांव विकास करेंगे तो देश विकास करेगा। आदरणीय कोविंद जी ने के रूप में देश को राष्ट्रपति देने वाले परौंख ने ये साबित कर दिया है कि गांवों की मिट्टी में कितना सामर्थ्य होता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अंबेडकर पार्क में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण भी किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बच्चों के बीच एक दिलचस्प बातचीत भी हुई। इससे पहले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सबसे पहले पथरी माता मंदिर में पूजन करने भी गए। कश्मीर घाटी में टारगेटेड किलिंग की घटनाओं के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। उच्च स्तरीय बैठक में गृह मंत्री को मौजूदा हालात की जानकारी दी गई। बैठक में आगामी अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा इंतजाम का भी मुद्दा उठा। साथ ही बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो, सीआरपीएफ, बीएसएफ के प्रमुख के अलावा जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह समेत प्रमुख अधिकारियों ने हिस्सा लिया। हाल के दिनों में आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी में चुनिंदा ढंग से अल्पसंख्यकों, सुरक्षाकर्मियों, कलाकार और स्थानीय नागरिकों समेत एक के बाद एक कई लोगों की हत्या की है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे। मेरे सहयोगी रविंद्र सिंह शोरान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, अगर हालिया घटनाक्रम हम देखें जम्मू कश्मीर में, इस बीच में सुरक्षा स्थिति का जायजा खुद गृह मंत्री के द्वारा होना और उच्च स्तरीय बैठकों का होना, कितनी अहम ये बैठक रही है? जी बिल्कुल प्रीति, देखिए बहुत अहम बैठक थी और
लगातार पिछले कुछ दिनों से जो तनाव घाटी में बना हुआ है उसको देखते हुए गृह मंत्री लगातार हालांकि वहाँ से रिपोर्ट ले रहे थे, लेकिन आज जो उच्च स्तरीय बैठक हुई है उसमें ये निर्णय लिए गए हैं कि आने वाले वक्त में किस तरीके से जो घटनाएं हैं उनको रोका जाए, साथ ही साथ जो एक भय का वहाँ पर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कुछ आतंकी संगठनों के द्वारा, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। देखिए पिछले कुछ दिनों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें कुछ लोगों को वहाँ पर आतंकवादियों ने आतंकवादी घटनाओं में वहाँ पर मौत के घाट उतारा है, जिसके बाद वहाँ पर घाटी में जो तनाव है, देखिए अभी क्योंकि अमरनाथ यात्रा जो है वो भी है और अमरनाथ यात्रा में हालांकि करीब 2.5 लाख लोगों ने अपना पंजीकरण करवा लिया है। आने वाले वक्त में माना जा रहा है कि ये संख्या और 4 लाख या 5 लाख तक बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में वो आतंकवादी संगठन जो है जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से सेना और जो दूसरे CAPFs हैं उनका हौसला कम किया जाए और इसकी वजह से ये आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा रही है। अमरनाथ यात्रा जो है वो जम्मू कश्मीर के इकॉनमी के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। इतने सारे जो टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं, धार्मिक लोग जो जाते हैं धार्मिक यात्रा के लिए, उनसे वहाँ पे बहुत रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है। तो इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए या सुरक्षा जो है सुरक्षाकर्मी हैं उनके हौसले पर किसी तरीके से प्रहार करने के लिए आतंकवादी घटनाएं फिलहाल की जा रही हैं, लेकिन इनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक स्ट्रेटेजिक तौर पर उनको कंट्रोल करने के लिए आज जो बैठक थी वो हुई, जिसमें गृह मंत्री को वहाँ की स्थिति से अवगत कराया गया। आज की जो अहम बैठक थी, देखिए इसमें अमरनाथ यात्रा और वहाँ की जो हालिया स्थिति है इन दोनों पर चर्चा हुई है। देखिए जब से यहाँ पर अनुच्छेद 370 में बदलाव किए गए हैं तब से लेकर के लगातार सरहद पार से भी ये कोशिशें की जाती रही हैं कि किसी तरीके से उस पर जो वहाँ पर शांति और अमन बहाली हो रही है उस पर कैसे रोक लगाई जाए और वापस जो घाटी में तनाव पैदा किया जाए। सुरक्षा बंदोबस्त हमेशा कड़े रहे हैं, लेकिन इस तरीके की घटनाएं जो हैं उनको भी रोका जाए, लोगों में विश्वास बहाली की जाए और इस लिहाज से ये उच्च स्तरीय बैठक अपने आप में काफी अहम महत्वपूर्ण। रवींद्र बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब राज्यसभा चुनाव से जुड़ी खबर का रुख करेंगे। 15 राज्यों की राज्यसभा की 57 सीटों के लिए चुनाव के नाम वापसी का काम आज पूरा हो गया है। इसके साथ ही 12 राज्यों की 45 सीटों के लिए उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। 3 राज्यों की 12 सीटों पर 10 जून को मतदान होगा। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए 11 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। वहीं तमिलनाडु से राज्यसभा के लिए DMK के 3, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार P चिदंबरम और AIADMK का 1 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। बिहार से BJP और RJD के 2-2 और JDU के 1 उम्मीदवार को चुना गया है। आंध्र प्रदेश से YSR के 4 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। वहीं ओडिशा से BJD के 3 उम्मीदवारों को भी चुन लिया गया है। कांग्रेस नेता विवेक तनखा, BJP नेता कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि को मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। राज्यसभा चुनाव में पंजाब से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों में पर्यावरणविद बलबीर सिंह सीचेवाल और सामाजिक कार्यकर्ता विक्रमजीत सिंह साहनी को निर्विरोध चुन लिया गया है। इसके अलावा JMM उम्मीदवार महुआ माझी, BJP के आदित्य साहू झारखंड से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री एडवर्ड हेगर से मुलाकात की। उनके साथ विदेश मंत्री ने राजनीतिक, आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। साथ ही यूक्रेन संकट और इसके व्यापक परिणामों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ है। स्लोवाक के प्रधानमंत्री हेगर के साथ बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री का शुभकामना संदेश दिया और ऑपरेशन गंगा के दौरान सहयोग के लिए भारत द्वारा की गई सराहना से भी उन्हें अवगत कराया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने यहां पर ग्लोबसेक 2022 ब्रटिस्लावा फोरम को भी संबोधित किया। इस मौके पर एक सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि हम बहुत से कम आय वाले देशों को गेहूं का निर्यात करते रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि हमारे गेहूं का व्यापार के लिए स्टॉक किया जा रहा है, इसलिए हमने भारत से गेहूं के निर्यात की खुली पहुंच पर पाबंदी लगाई है। We have actually said, look, we're not going to give speculators an open access to the Indian market, so that
the Indian customer and the LDCs of the world get the short end of that. Yeah. What we are still open to doing is where we see a kind of a deserving country wanting wheat, very glad to supply it within the realm of possibility. And just for the record, I think we've done this year wheat exports to about 23 countries. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रवासी भारतीयों से भी यहां मुलाकात की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अफ्रीकी देश सेनेगल की यात्रा पर हैं। राजधानी ढाका में वो भारतीय समुदाय की ओर से आयोजित स्वागत समारोह में शरीक हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सेनेगल के विकास में अपनी उपलब्धियों और योगदानों से प्रवासी भारतीयों ने भारत के लिए अपार सद्भावना बनाई है। उपराष्ट्रपति ने उन्हें भारत का सच्चा सांस्कृतिक दूत बताया। भारत और सेनेगल राजनयिक संबंध स्थापित होने की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। सेनेगल में भारतीय समुदाय के करीब 500 सदस्य हैं और उनमें से ज्यादातर लोग भारतीय कंपनियों के लिए काम करते हैं। Our Indians, our sisters and brothers, having traveled a long distance and settling in different parts of the world, they are making remarkable progress economically. At the same time, I am very happy to see that our friends maintain the contact with the motherland. उपराष्ट्रपति ने ढाका में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का भी देखने गए और प्रदर्शनी में कंटेम्प्रेरी अफ्रीकी कला और रचनात्मकता को प्रदर्शित किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति के साथ गए प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी मौजूद थे। कंटेम्प्रेरी कला प्रदर्शनी में हाथ से बनी कलाकृतियां, पेंटिंग और दूसरी कलाओं का प्रदर्शन किया गया। खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। और अब बढ़ते हैं आगे और अब राज्यों से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। गृहमंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के भरूच में केंद्रीय सहकारी बैंक के सहकारी शिक्षण भवन का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों के आधुनिकीकरण और सशक्तिकरण के लिए मोदी सरकार लगातार प्रयासरत है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करके राज्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें पोलावरम परियोजना के लिए कर्ज सीमा और वित्त पोषण में वृद्धि करना शामिल है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने नगा राजनीतिक मुद्दे पर नागालैंड सरकार की कोर समिति के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, राज्यसभा सदस्य फांगोन कोनयाक और यूडीए अध्यक्ष टीआर जिलियांग समेत समिति के 16 सदस्य मौजूद रहे। कोर समिति ने केंद्र से बातचीत करके मुद्दे के समाधान के लिए नेडा के समन्वयक के तौर पर शर्मा की मदद मांगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचे। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना जताई। मानसा जिले में बीती 29 मई को अज्ञात हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के बाद पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में अवैध उत्खनन और निर्माण कार्य का आरोप लगाया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि जनहित के लिए इस्तेमाल होने वाली जनहित याचिका जनहित के खिलाफ है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी लोगों और परिजनों के कथित फर्जी कंपनियां चलाने और करोड़ों रुपए के धन शोधन की जांच के अनुरोध वाली जनहित याचिका को झारखंड उच्च न्यायालय ने सुनवाई योग्य करार दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 10 जून को होगी। चंडीगढ़ प्रशासन और भारतीय वायुसेना के बीच गवर्नमेंट प्रेस बिल्डिंग में बन रहे देश के पहले वायुसेना विरासत केंद्र के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद करीब 2.5 महीने में संग्रहालय का काम पूरा किया जाएगा और 15 अगस्त को उद्घाटन किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में मगरेपोरा चरुरा इलाके में आतंकियों ने ईंट भट्टे में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों पर हमला किया। एक मजदूर की इसमें मौत हुई है और एक मजदूर बुरी तरह से घायल हुआ है। घटना के बाद सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।
भारतीय समुद्री इलाके के दो बेहतरीन और ताकतवर पहरेदार 32 वर्षों तक देश की सेवा करने के बाद सेवा मुक्त हो गए। आईएनएस निशंक वीर श्रेणी मिसाइल कॉर्वेट का चौथा जहाज था जिसने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी वीरता दिखाई थी। आईएनएस अक्षय युद्धपोत 23वें गश्ती पोत जत्थे का हिस्सा था। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 2 नई जॉय ट्रेन शुरू की गई हैं। नई जॉय राइड ट्रेन सेवाएं पर्यटकों के लिए दार्जिलिंग और घूम स्टेशनों के बीच दैनिक राउंड ट्रिप के आधार पर उपलब्ध हैं। और अब कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालेंगे। भारत ने श्रीलंका में सोवा सेरिया एम्बुलेंस सेवा को 3.3 टन चिकित्सा आपूर्ति सौंपी है। इस सेवा को 2016 में दिल्ली की सहायता से शुरू किया गया था। ये पिछले 2 महीने में भारत से वितरित 37 करोड़ श्रीलंकाई रुपए से अधिक की चिकित्सा सहायता का हिस्सा है। भारत से उपहार के रूप में एम्बुलेंस की शुरुआत के बाद इस सेवा की मदद करके खुशी हो रही है और भारत ने पिछले हफ्ते श्रीलंका के लोगों के लिए 25 टन से अधिक चिकित्सा आपूर्ति और केरोसिन की मानवीय खेप दान में दी थी। खबर खेल के मैदान से। ISSF विश्व कप में भारत ने आज 2 पदक हासिल किए हैं। महिलाओं की 50 मीटर राइफल में अंजुम मोदगिल और पुरुषों की भारतीय टीम ने 3P टीम प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। भारतीय निशानेबाज अंजुम मोदगिल ने अजरबैजान के बाकू में चल रहे ISSF विश्व कप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। वो स्वर्ण पदक के लिए हुए मुकाबले में डेनमार्क के रिकी मेंग इप्सेन से 12-16 से हार गईं। स्वप्निल, दीपक कुमार और गोल्डी गुर्जर की पुरुषों की भारतीय टीम ने 3P टीम प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। फाइनल में टीम को क्रोएशिया से 7-17 से हार का सामना करना पड़ा। भारतीयों के पास अब टूर्नामेंट में 1 स्वर्ण और 3 रजत पदक हैं। वहीं रेसलिंग में महिला पहलवानों ने भारत को 2 स्वर्ण पदक दिलाए हैं। भारतीय महिला रेसलर मानसी अहलावत ने अलमाटी में चल रही बुलेट कप में गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने फाइनल में 57 किलो वर्ग में कजाकिस्तान की पहलवान को 3-0 से हराया है। साक्षी मलिक ने 62 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने कजाकिस्तान की पहलवान को 7-4 से मात दी। अब तक प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने 3 पदक हासिल किए हैं। आज विश्व साइकिल दिवस है। यह दिन साइकिल के उपयोग को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। पर्यावरण के लिए बेहतर जीवन शैली की अवधारणा का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर साइकिल की सवारी करते हुए महात्मा गांधी की एक तस्वीर साझा की है। उन्होंने लिखा है कि एक स्थायी और स्वस्थ जीवन शैली की प्रेरणा के लिए महात्मा गांधी से बेहतर कौन हो सकता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं साइकिल डे की कुछ तस्वीरों के साथ। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।